अध्याय 11। अगर मैं आज रात विराट परिवार जाती हूँ तो मैं अपनी चचेरी बहन की गोली का उपयोग भंग करने के लिए नहीं कर सकती। ईशा ने कुछ हद तक नाराज होकर जवाब दिया, गोली को अनन्या ने सील कर दिया था ताकि इसे चोरी होने से रोका जा सके और यह मेरे घर से बाहर नहीं निकल सकती। रोहन समझ गया। ऐसी एक मुहर लिफाफों पर पारिवारिक मुहरों की तरह थी, केवल किसी के अपने वंश द्वारा खोली जा सकती थी, वास्तव में एक विशेष मुहर। उसने नहीं सोचा था कि अनन्या इस छोटी लड़की की इतनी शौकीन थी। निश्चिंत रहो, इस बार बांकेंग विश्वदर्शी परीक्षा के लिए एक विशेष कोटा है। इसे मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है और ये तुम्हें सीधे विश्वदर्शी संप्रदाय में दाखिल कर सकता है। रोहन ने अचानक बोला, ईशा के निराश रूप को देखते हुए, जब तक तुम आज रात विराट परिवार में आज्ञाकारी रूप से रहती हो और विराट कुमार को तुम पर नजर रखने देती हो, ये स्थान तुम्हारा होगा। रोहन के शब्दों को सुनकर ईशा ने आश्चर्य से ऊपर देखा। वास्तव में? बेशक ये सच है। मैं इस बांकेंग परीक्षा के लिए निरीक्षक हूँ और संप्रदाय ने सब कुछ मुझे सौंप दिया है। अगर मैं कहता हूँ कि स्थान तुम्हारा है तो ये तुम्हारा है। रोहन का स्वर दृढ़ और अकाट्य था। ईशा ने अपने सामने रोहन को खाली देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, जैसा कि उसने अपना सिर झुकाकर बुदबुदाया, रोहन मुझे माफ करो। कल सभा भवन के सामने उसने जो कहा था उसे याद करते हुए ईशा की माफी से चौंककर रोहन ने उसका सिर थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मेरे लिए वह बस बच्चों का खेल है, ये ठीक है। बस अगली बार दूसरों को आसानी से नीचा मत दिखाना और कम से कम उन्हें बुनियादी सम्मान दो जिसके वे हकदार हैं। ईशा ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया, अपनी आंखों में आंसू पोंछते हुए, और रोहन को गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझ गई, रोहन भाई। ईशा का संबोधन सुनकर रोहन ने पुरानी यादों की एक क्षणभंगुर भावना महसूस की। कई साल पहले जब वे दोनों अभी भी बच्चे थे, ईशा उसके आसपास पीछा करना पसंद करती थी और वह रोहन भाई कहकर पुकारती थी। तुम अभी भी वह छोटी बहन हो जो कभी बड़ी नहीं हुई। हमेशा एक मुश्किल है। रोहन अचानक हंस पड़ा। ईशा ये सुनकर अपनी बचपन की यादों को याद करती हुई लगती थी और शर्मीले ढंग से खिलखिला उठी। अंत में रोहन नदी किनारे से चला गया और बांके पहाड़ की गहराइयों की ओर बढ़ गया। नदी किनारे केवल विराट कुमार, ईशा और भाई जोरावर सिंह और जोरावर सिंह ही बचे थे, जो बांकेंग शहर की ओर वापस जाने के रास्ते पर लौटने की तैयारी कर रहे थे। विराट भाई, क्या रोहन विश्वदर्शी संप्रदाय में वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि वह निरीक्षक हो सके? रास्ते में ईशा अभी भी पहले की घटनाओं के बारे में एक सपने में थी, अपने बगल में विराट कुमार से पूछते हुए। यहाँ तक कि अब भी ईशा को ये कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। हाँ, रोहन भाई वास्तव में भयानक हैं। उन्होंने अपनी पहचान छिपा ली ताकि महान शूल संप्रदाय को पता न चले और वे पहले से तैयारी न कर सकें। विराट कुमार ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ जवाब दिया, अपने फोल्डिंग पंखे को हिलाते हुए सिर हिलाया। अगर महान शूल संप्रदाय को पता चलता कि रोहन भाई बांकेंग में यहाँ हैं, तो वे शायद कम से कम 5 निर्वाण क्षेत्र के विशेषज्ञों को उनकी हत्या करने के लिए भेजेंगे। विराट कुमार की मुस्कान के सामने ईशा शर्मा गई। विराट कुमार बांकेंग की सभी युवा लड़कियों का सपना था और ईशा भी कोई अपवाद नहीं थी। स्वाभाविक रूप से विराट कुमार के संबंध में अपनी युवा भावनाओं के अलावा वह उसके शब्दों से भी हैरान थी। उसकी धारणा में एक निर्वाण क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट एक मास्टर था जो शायद ही कभी देखा जाता था। बांकेंग में पिछले एक सदी में केवल एक ही ऐसा मास्टर था। अगले 100 वर्षों में बांकेंग की निर्वाण क्षेत्र तक पहुंचने की शीर्ष संभावनाएं अनन्या और निस्संदेह विराट कुमार थे। अगर रोहन की पहचान सामने आ जाती तो ये सोचना कि महान शूल संप्रदाय उनकी हत्या करने के लिए 5 से अधिक निर्वाण क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेजेगा। रोहन भाई, तुम कितने शक्तिशाली हो। कल तुम शायद पूरे बांकेंग को हिला दोगे, है ना? विराट कुमार का पीछा करते हुए ईशा ने अपने दिल में चुपचाप सोचा। शक्ति संघ से प्राप्त बुद्धिमत्ता और बड़वानी नगर में आगमन पर विभिन्न संकेतों के आधार पर यह स्पष्ट था कि ली परिवार ने वास्तव में महाभाला संघ के साथ सांठगांठ की थी। हालांकि ली परिवार के बार बार बड़वानी में प्रवेश करने और बाहर निकलने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं था। महाभाला संघ के भीतर देवगिरी संप्रदाय का एक अंदरूनी सूत्र था, इसलिए सांठगांठ की खबर आसानी से मिल गई थी। लेकिन बड़वानी में प्रवेश करने और बाहर निकलने का मुद्दा ऐसा नहीं था जिसमें महाभाला संघ का अंदरूनी सूत्र मदद कर सके। आखिरकार बड़वानी नगर देवगिरी संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में एक छोटा शहर था और इस छोटे शहर के एक परिवार में संप्रदाय के शिष्यों को घुसपैठ कराना, एक मक्खी को मारने के लिए हथौड़े का उपयोग करना, ये परिवार और बाजवा परिवार के अंदरूनी सूत्रों को ली परिवार ने जड़ से उखाड़ फेंका था और उनकी नियति कहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि रोहन शर्मा के बड़वानी में प्रवेश करने से पहले ही वह ली परिवार की गतिविधियों के पीछे का वास्तविक कारण जानता था। खंडहर। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार आत्मशक्ति महाद्वीप जहां रोहन शर्मा स्थित था, ने कभी एक प्रलय का अनुभव किया था जिससे पृथ्वी ढह गई, जिसके कारण कई प्राचीन संप्रदाय बलों का विलुप्त होना और उनका भूमिगत दफन हो गया। इस कारण से आत्मशक्ति महाद्वीप पर कई प्राचीन संप्रदाय के खंडहर थे।
इनमें से किसी भी खंडहर की खोज, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक महत्वपूर्ण सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करती थी। रोहन शर्मा के माता पिता द्वारा छोड़े गए पत्र में उसके पिता ने बड़वानी में एक खंडहर का उल्लेख किया था। इन खंडहरों की खोज करने के बाद रोहन के पिता ने किसी को नहीं बताया, उन्होंने केवल बोरियत से बाहर खंडहरों के भीतर की सभी व्यूह रचनाओं और तंत्रों को अलग कर दिया। फिर भी उन्होंने अंदर से कुछ भी नहीं लिया, बल्कि रक्त रेखा मुहर के साथ खंडहरों को वापस सील कर दिया। पत्र में उनके पिता के मूल शब्दों के अनुसार खंडहरों को सील करने का कारण था, इन चीज़ों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है रोहन, जब तुम्हें फुर्सत मिले तो तुम इन्हें खोलकर खेल सकते हो। अपने पिता के शब्दों को याद करते हुए रोहन शर्मा अपने मुंह को मरोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। सबसे छोटे खंडहर की खोज भी आसपास के आत्मशक्ति योद्धाओं को पागलपन की तरह आकर्षित करेगी, जो साइट के चारों ओर उन्मादपूर्ण रूप से इकट्ठा होंगे। इसके अलावा कोई भी प्राचीन संप्रदाय खंडहर व्यूह रचनाओं और तंत्रों से भरा होगा, जिसके लिए खोजकर्ताओं को सावधानी से चलने के लिए एक निश्चित स्तर की शक्ति की आवश्यकता होगी। एक खंडहर की खोज और दरार हमेशा बड़ी संख्या में आत्मशक्ति योद्धाओं और गुटों के सहयोग से काम करने में शामिल होती है। फिर भी उसके पिता ने एक खंडहर की खोज की और अकेले और बिना खरोंच के सभी व्यूह रचनाओं और तंत्रों को पूरी तरह से अलग कर दिया। रोहन शर्मा की स्मृति में उसके पिता कभी घायल नहीं हुए थे। इसका मतलब है कि जब उसके पिता बोरियत से बाहर खंडहरों को अलग कर रहे थे, तो उन्होंने इसे अकेले और बिना किसी खरोंच के किया था। उन्होंने ऐसी संपत्ति पीछे छोड़ दी जो आत्मशक्ति योद्धाओं को केवल अपने बेटे के खेलने के लिए पागल कर देगी। क्या ये हो सकता है कि मेरे माता पिता तर्क से परे काफ़ी शक्तिशाली हैं? रोहन शर्मा ने चुपचाप विचार किया, क्योंकि उसने अपनी आत्माशक्ति को चैनल किया और बड़वानी में गहराई तक चला गया। हालांकि उसकी आत्माशक्ति अब उद्धृत हो रही थी, उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा बहुत बेहोश रही। इस परिणाम का कारण उसके सादे सफ़ेद वस्त्र के नीचे रखा गया एक ताबीज़ था। ये ताबीज़ छिपाने वाला ताबीज़ था, जिसका उपयोग पहले ये परिवार की एक शिष्या अनन्या ने किया था। रोहन शर्मा समझ गया कि उसके पिता ने बड़वानी के भीतर खंडहरों को सील कर दिया था और उन्हें ली परिवार ने खोज लिया था। ऐसी कीमती जगह की सुरक्षा होनी तय थी। छिपाने वाले ताबीज़ से उसकी ऊर्जा को छिपाने से उसकी खोज दोगुनी प्रभावी होगी। इस प्रकार उसने बिना किसी औपचारिकता के इस छिपाने वाले ताबीज़ को अनन्या के हाथों से जब्त कर लिया। अपने पिता के पत्र में दिए गए विवरण का पालन करते हुए रोहन शर्मा लगातार खंडहरों के स्थान के पास पहुंचा। आत्मा पशु, जो आत्मा शक्ति में परिष्कृत करने के लिए प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा का भी उपयोग करते थे, बड़वानी में प्रचलित थे। हालांकि जैसे ही रोहन शर्मा बड़वानी में गहराई तक पहुंचा, सड़क पर आत्मा पशुओं की संख्या कम हो गई, दुर्लभ हो गई और छिपाने वाले ताबीज़ के साथ कोई समस्या नहीं आई। संभवतः ली परिवार ने आसान पहुंच के लिए खंडहरों के रास्ते पर कई आत्मा पशुओं को साफ कर दिया था। आत्मा पशुओं के निशान कम होने के साथ रोहन शर्मा की गति धीमी हो गई। वह जानता था कि वह खंडहरों के पास पहुंच रहा था और किसी भी क्षण ली परिवार के लोगों का सामना कर सकता था। अगर वह बहुत तेजी से चलता तो वह अचंभित हो सकता था। रोहन शर्मा अचानक अपने ट्रैक में रुक गया, जल्दी से एक मजबूत पेड़ के तने के पीछे छिप गया, कमर ऊंची घास में दुबका हुआ। आत्मा शक्ति उसकी आंखों में केंद्रित हो गई। आत्मा शक्ति की सहायता से उसकी दृष्टि में काफ़ी वृद्धि हुई। घास में अंतराल के माध्यम से उसने आसानी से 100 फीट दूर की स्थिति का अवलोकन किया। आगे दूरी में एक घाटी के प्रवेश द्वार पर 2 ऊंचे आत्मशक्ति योद्धा पहरा दे रहे थे। ये स्थान बड़वानी के भीतर अत्यधिक दूरस्थ होने के कारण शायद ही कभी दौरा किया गया था। आत्मशक्ति योद्धाओं द्वारा संरक्षित ऐसा स्थान, यह अत्यधिक संभावना थी कि घाटी में कुछ महत्वपूर्ण था, निस्संदेह खंडहर। इसके अलावा उसके पिता के पत्र में संकेत के अनुसार ये बिल्कुल इस घाटी की ओर इशारा करता था। घाटी के प्रवेश द्वार के बगल में 2 पहाड़ियां थीं, जिन पर ऊंचे प्राचीन पेड़ उग रहे थे, जो प्रवेश द्वार को स्पष्ट कर रहे थे। एक नियमित व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर से जाकर घाटी को बाईपास करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन रोहन शर्मा ने स्पष्ट रूप से देखा कि पहाड़ी पर कुछ पेड़ों की छाल ने बाहरी क्षति के संकेत दिखाए। ऐसा लगता है कि पहाड़ी पर पेड़ की चोटियों में एक चौकीदार है, रोहन शर्मा ने खुद को सोचा। क्षतिग्रस्त छाल को आत्मशक्ति योद्धाओं द्वारा चढ़ाई के लिए उपयोग करने के संकेतों के रूप में पहचाना। पहाड़ी को मूर्खता से बाईपास करने का प्रयास चौकीदार द्वारा बहुत पहले ही देखा जा चुका होगा। इस पूरी घाटी में केवल यही एक दृश्यमान प्रवेश द्वार था, चुपके से गुजरना सवाल से बाहर था। हालांकि उसके पिता के पत्र के अनुसार घाटी में प्रवेश करने के लिए केवल इस प्रवेश द्वार का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में उसके पिता ने जिस प्रवेश द्वार का उल्लेख किया था वह यहाँ भी नहीं था। रोहन शर्मा ने आत्मा पशुओं के निशान विरल हो गए दिशा का पूरी तरह से पालन करके इस घाटी के प्रवेश द्वार की खोज की। सावधानी से पीछे हटते हुए रोहन शर्मा ने घाटी के किनारे पर चक्कर लगाया। घाटी का किनारा एक पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर चट्टान था। हालांकि रोहन शर्मा के क्षेत्र में इस चट्टान को पार करना मुश्किल नहीं था, ली परिवार ने इस पर भी विचार किया होगा।
निश्चित रूप से घाटी के आसपास का क्षेत्र निगरानी में था। फिर भी रोहन शर्मा के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि वह सीधे एक बड़े चट्टान के सामने चट्टान के आधार पर पहुंचा। चट्टान 3 मीटर से अधिक ऊंचा, 2 मीटर से अधिक चौड़ा था, एक छोटे घर के बराबर था। उफ! चट्टान के सामने खड़े होकर रोहन शर्मा ने सांस छोड़ी, अपनी आत्मा शक्ति को अपने हाथों में इकट्ठा किया। उसकी आंखें संकुचित हो गईं क्योंकि उसने चट्टान की ओर जोर दिया। धमाका! कठिन चट्टान रोहन शर्मा के सामने पनीर से बना हुआ लग रहा था। उसकी आत्मा शक्ति लिपटे हाथों ने आसानी से चट्टान में छेद कर दिया। इस क्षण रोहन शर्मा के अग्रभाग उसकी कोहनी तक पूरी तरह से चट्टान में अंतर्निहित थे। फिर जैसे ही आत्मा शक्ति उसके भीतर उद्धृत हुई, उसकी बाहों ने अचानक बल लगाया, जिससे विशाल चट्टान जमीन से उठ गया। चट्टान उठाने के बाद रोहन शर्मा ने कोई थकावट के संकेत नहीं दिखाए, जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। चारों ओर मुड़ते हुए चट्टान उठाने और मुड़ने पर जहां चट्टान एक बार पड़ी थी, उसके पीछे अचानक एक प्रवेश द्वार दिखाई दिया। रोहन शर्मा ने प्रवेश द्वार को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। 2 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा, इसका गोल आकार और चिकनी दीवारें मानव निर्माण के स्पष्ट थे। इसके बाद रोहन शर्मा चट्टान को इंच दर इंच गुफा में ले गया, जब तक कि यह चट्टान से संपर्क नहीं किया, और उसने इसे प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए धीरे से नीचे रख दिया, खुद को अंदर फंसा लिया। चट्टान से अपने हाथों को पुनर्प्राप्त करते हुए रोहन शर्मा ने आगे गुफा में बढ़ने से पहले उन्हें झाड़ दिया। आत्मा शक्ति ने रोहन शर्मा को घेर लिया। अलौकिक सफेद आत्मा प्रकाश ने पूरी गुफा को प्रकाशित किया। ये गुफा स्पष्ट रूप से मानव निर्मित है और एक ही बार में बनाई गई है। रोहन शर्मा ने सोचा, क्योंकि उसने गुफा की गहराई में आगे बढ़ते हुए अपने परिवेश की जांच की। दृश्य उसके मन में दिखाई दिया। एक शक्तिशाली आत्मशक्ति योद्धा एक भाला अजगर की तरह चला रहा है। संघनित आत्मशक्ति से सर्पिल भाला बल घाटी की चट्टान के किनारे में प्रवेश कर रहा है। रोहन शर्मा को याद आया कि उसके पिता अक्सर अपने आंगन में एक रबर की लकड़ी के भाले के साथ गड़बड़ी करते थे, जो बाद में गायब हो गया था। इन विचारों के साथ रोहन शर्मा की आंखें अचानक सामने जमीन पर एक टूटी हुई लकड़ी की छड़ी पर बंद हो गईं। छड़ी केवल एक अग्रभाग जितनी लंबी थी, जिसका सामने का आधा हिस्सा पूरी तरह से टूट गया था। अपनी लार को निगलते हुए रोहन शर्मा ने छड़ी के अंत में अपनी निगाह स्थानांतरित की। चमत्कृत होकर रोहन शब्द को उत्कीर्ण देखा। जैसा कि अपेक्षित था, ये रबर का भाला था जिसके साथ मेरे पिता खेलते थे। उत्कीर्णन को देखकर रोहन शर्मा ने तुरंत पुष्टि की कि यह छड़ी भाला संभाल का अंत था जो उसके पिता के पास एक बार था। क्योंकि रोहन शब्द बचपन में खुद से नक्काशी की गई थी, बस मजे के लिए। अब रोहन शर्मा निश्चित कर सकता था कि घाटी के किनारे से गुजरने वाली गुफा अधिक संभावना है कि उसके पिता का किया धरा है, उस लकड़ी के भाले का उपयोग करके कोई और नहीं। पिता, आप वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। छड़ी को एक तरफ फेंकते हुए रोहन शर्मा ने आगे बढ़ते हुए अपना सिर हिलाया। अब वह अपने पिता की सच्ची ताकत के बारे में बहुत उत्सुक था। इससे पहले कि रहस्यमय युद्ध आत्मा उसके भीतर दिखाई दे और इससे पहले कि वह साधना करे, रोहन शर्मा ने कभी नहीं सोचा था कि उसके माता पिता कुछ खास थे। अतीत की घटनाओं पर एक बार फिर से विचार करते हुए रोहन शर्मा ने बढ़ते हुए महसूस किया कि इस जीवन में उसके माता पिता की अथाह गहराई है। उसके दिमाग में घूमते हुए असंख्य विचारों के साथ रोहन शर्मा की अभिव्यक्ति तंग हो गई, क्योंकि उसने अपने सामने गुफा के अंत में प्रकाश दिखाई दिया। उसके पिता के पत्र के अनुसार घाटी के किनारे पर गुफा दोनों सिरों पर चट्टानों द्वारा अवरुद्ध थी। आगे प्रकाश कैसे हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि ली परिवार के लोगों ने इस गुफा की खोज की? रोहन शर्मा ने सावधानीपूर्वक अनुमान लगाया, आगे घूरने के लिए अपनी आंखों में आत्मा शक्ति केंद्रित की। हालांकि उसने जो कुछ भी देखा वह घाटी का खाली दृश्य था, जिसमें कोई भी प्रवेश द्वार की सुरक्षा नहीं कर रहा था। इसके अलावा रोहन शर्मा ने प्रवेश द्वार पर कोई आत्मशक्ति उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया, जो संकेत देता है कि कोई आत्मशक्ति योद्धा मौजूद नहीं थे। सावधानी पर जोर देते हुए रोहन शर्मा ने अपनी आत्मशक्ति को अंदर वापस ले लिया, किसी भी क्षण इसे जारी करने के लिए तैयार, जबकि छिपाने वाले ताबीज में अधिकतम आत्मशक्ति डालना। वह सावधानीपूर्वक गुफा से बाहर निकल गया। गुफा से बाहर निकलते हुए रोहन शर्मा की आंखों के सामने एक स्पष्ट दृश्य फट गया। घाटी में एक चमकती झील और एक झरना बाईं ओर पहाड़ से झील में गिरना। क्या मैं बहुत अतिपर्वलयिक था? रोहन शर्मा ने खुद से बुदबुदाया, थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए। उस पल में रोहन शर्मा की पुतलियां संकुचित हो गईं, उसके बाल सिरों पर खड़े हो गए और वह जल्दी से गुफा के प्रवेश द्वार से दूर लुढ़क गया। जिस पर रोहन शर्मा चकमा दिया, जहां वह गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, ऊपर से एक ब्लेड प्रकाश नीचे कट गया। वाह! कठिन जमीन को तुरंत ब्लेड प्रकाश से काट दिया गया, जिससे 1 यार्ड गहरी खाई बन गई। अगर रोहन शर्मा समय पर चकमा नहीं देता तो वह अब तक 2 में कट गया होता। रोहन शर्मा अपने पैरों पर पलट गया। उसकी आत्मा शक्ति भीतर से फूट रही थी, अपने पूरे शरीर को ढक रही थी, क्योंकि उसने ध्यान से गुफा के प्रवेश द्वार को घूरा।
वहां खड़ा एक दाढ़ी वाला आदमी था जो एक काले किनारे वाले लाल वस्त्र में लिपटा था, एक खून लाल कृपाण को अपने कंधे पर उठाया था, जैसा कि उसने एक मुस्कान के साथ खतरे से घूरा। महाभाला संघ। रोहन शर्मा ने अपना कंधा झुका लिया, दाढ़ी वाले आदमी के साथ आंखें बंद कर लीं। ऐसा लगता है कि तुमने मुझे पहले ही ढूंढ लिया है। हे, ये छोटा चूहा छेद ढूंढने में अच्छा है जिसमें रेंगना है। दाढ़ी वाले आदमी ने अपना खून लाल कृपाण उठाया और इसे व्यापक रूप से झूला, नोक को सीधे रोहन शर्मा पर इशारा करते हुए। छोटे चूहे, क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द हैं? जैसे ही दाढ़ी वाले आदमी ने बोलना समाप्त किया, रोहन शर्मा की छवि ठीक उसके सामने दिखाई दी। उसकी आत्मा शक्ति लिपटे दाहिने मुट्ठी ने जोर से उसके चेहरे की ओर टूट गई। मुक्केबाजी हवा तेजी से चीखी, दाढ़ी वाले आदमी पर एक अप्रत्याशित दबाव बनाया क्योंकि रोहन शर्मा की आत्मा शक्ति लेपित मुट्ठी ने उसकी ओर धमाका किया। धत तेरे की। दाढ़ी वाले आदमी का चेहरा बदल गया, उसका आसान व्यवहार गायब हो गया। उसने जल्दी से अपना खून लाल कृपाण उठाया, उसकी आग वाली आत्मा शक्ति ब्लेड को ढक रही थी। फिर उसका दाहिना हाथ खून लाल कृपाण पकड़े हुए रोहन शर्मा की आवक मुट्ठी की ओर एक जोरदार प्रहार किया। धमाका। एक विशाल टक्कर लगभग सुनाई दी। दाढ़ी वाले आदमी के रोहन शर्मा के दाहिने मुट्ठी के माध्यम से काटने का दृश्य अपेक्षित रूप से सामने नहीं आया। इसके बजाय खून लाल कृपाण को एक भयानक बल से मारा गया, जिससे दाढ़ी वाला आदमी कई कदम पीछे हट गया, उसका पूरा दाहिना हाथ सुन्न हो गया। दाढ़ी वाले आदमी ने बल को दूर करते हुए और खुद को स्थिर करते हुए जोर से जमीन को कूद दिया, फिर एक गंभीर निगाह से रोहन शर्मा को देखा। विपक्षी की दाहिनी मुट्ठी ब्लेड के तेज किनारे से सीधे मारी गई, एक लाल निशान को छोड़कर अक्षत थी। इसके विपरीत कृपाण ब्लेड पर पानी की तरह एक लहर फैल गई। तुम्हारे रूप को देखते हुए तुम केवल 16 हो, फिर भी तुम्हारे पास एकत्रित मूल क्षेत्र साधना है, सिर्फ मांस के साथ एक पूरी तरह से सशस्त्र आदिम हथियार का विरोध करते हो। दाढ़ी वाला आदमी अपना दाहिना हाथ हिलाया, दुष्टता से मुस्कुराया। अभी अभी देवगिरी संप्रदाय में एक धूमकेतु की तरह एक युवा उभरा है, शरीर में अविश्वसनीय रूप से मजबूत, निर्वाण क्षेत्र में मार्शल कलाकारों को दबाने में सक्षम। और मैं एक दूसरे स्तर का निर्वाण क्षेत्र हूँ। मेरे नंगे मुट्ठी से पीछे हटने के लिए ऐसा लगता है कि तुम वह देवगिरी संप्रदाय प्रतिभा युवा सम्राट हो। रोहन शर्मा दाढ़ी वाले आदमी के शब्दों पर चुप रहा, जो मौन स्वीकृति के बराबर था। उसने लंबे समय से आदमी की निर्वाण क्षेत्र साधना को समझ लिया था। उसने एक छिपाने वाले ताबीज का इस्तेमाल किया था, फिर भी खोजा गया। आदमी निर्वाण क्षेत्र से होना चाहिए। जहां तक युवा सम्राट शीर्षक का सवाल है, उसने इसे पूरी तरह से अपने गुरु के कारण हासिल किया था। रोहन शर्मा को चुप रखने वाली बात, हालांकि महाभाला संघ अंदरूनी सूत्र से त्रुटिपूर्ण बुद्धिमत्ता थी। देवगिरी संप्रदाय को भेजी गई जानकारी ने दावा किया कि महाभाला संघ ने 10 एकत्रित मूल क्षेत्र शिष्यों, 40 आकार मूल क्षेत्र शिष्यों को भेजा। इस टीम को बाजवा परिवार और ये परिवार की संयुक्त सेनाओं को आसानी से संभालना चाहिए था, ये देखते हुए कि बाजवा परिवार के पास केवल 2 आकार मूल क्षेत्र आत्मशक्ति योद्धा थे। फिर भी ऐसी टुकड़ी रोहन शर्मा के सामने एक मोमबत्ती नहीं पकड़ सकती थी। लेकिन अब इस घाटी में महाभाला संघ से एक निर्वाण क्षेत्र आत्मशक्ति योद्धा रोहन शर्मा के सामने दिखाई दिया था। बुद्धिमत्ता गलत थी। इस विचार के साथ रोहन शर्मा गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। अब वह निश्चित नहीं कर सकता था कि महाभाला संघ से कितने लोग बड़वानी नगर आए थे और न ही उनकी ताकत। लियांग रेन। इस क्षण में दाढ़ी वाला आदमी अचानक बोला, रोहन शर्मा को खुद को पेश करते हुए, मैं देखना चाहता हूं कि अफवाहें सच हैं, कि एक युवा सम्राट केवल शारीरिक शक्ति से एक निर्वाण क्षेत्र को हरा सकता है। खुद को लियांग रेन कहने वाले आदमी के परिचय पर रोहन शर्मा ने खुद को एक बार फिर से केंद्रित किया, अन्य विचारों को त्याग दिया और कहा, अगर ऐसा है तो खुद आओ और देखो। लियांग रेन ने दोनों हाथों से कृपाण को पकड़ा, इसके ब्लेड को रोहन शर्मा का सामना करने दिया, जैसा कि उसने गंडली हवा को सांस लिया। धमाका। अचानक लाल आत्मा शक्ति लियांग रेन के शरीर के माध्यम से उद्धृत हुई, उसके पैरों ने बल के साथ विस्फोट किया क्योंकि उसने रोहन शर्मा की ओर सिर पर आरोप लगाया। एक निर्वाण क्षेत्र के रूप में लियांग रेन की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसका शरीर एक लाल छाया में परिवर्तित हो गया, पलक झपकते ही रोहन शर्मा के पास दौड़ना। उसके हाथ में खून लाल कृपाण को ऊपर से रोहन शर्मा के सिर पर जोर से झूला गया। ब्लेड पर केंद्रित लाल आत्मा शक्ति बड़े पैमाने पर संपीड़ित थी और जैसे ही लियांग रेन ने खून लाल कृपाण को रोहन शर्मा की ओर झूला, इसने अकेले हवा के दबाव से आसपास की घास को काट दिया। घास के टुकड़े उड़ गए, किनारों पर लुढ़कते हुए हरे लहरों की तरह। रोहन शर्मा अविचलित था, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। उसके हाथों से शुद्ध सफेद आत्मा शक्ति तेज हो गई और जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, उनके चारों ओर की हवा फट गई। जैसे ही खून लाल कृपाण नीचे आया, रोहन शर्मा ने भी एक मुक्का मारा, ब्लेड से टकराया। उस पल में लियांग रेन ने महसूस किया जैसे कि उसकी कृपाण रोहन शर्मा के मांस को नहीं, बल्कि ठोस इस्पात को मार रही थी। आर्ग।
लियांग रोहन शर्मा के मुक्का से पीछे हटा, लगातार चिल्लाया क्योंकि उसने अपना खून लाल कृपाण चलाया, फिर से आक्रामक रूप से पहुंचा। उसकी बाहें अविराम रूप से चलीं, खून लाल कृपाण ने हवा के बीच लाल चाप खींचा, लगातार रोहन शर्मा पर काटते हुए। लियांग लापरवाह रूप से काट रहा था, फिर भी चालाकी से अपनी गणना की रणनीति को नकाब पहनाया। वर्तमान में केवल खून लाल ब्लेड रोहन शर्मा पर उतर रहे थे। इसके अलावा लियांग के कृपाण से छिटपुट रूप से उत्सर्जित रक्त रंग के ब्लेड प्रकाश में अपार शक्ति थी। अगर रोहन शर्मा ने जोर से अपने मुट्ठी से उन्हें अवरुद्ध करने का प्रयास किया तो चोट अप्रासंगिक लगती थी। हालांकि ये ब्लेड प्रकाश साधारण चकमा देकर बच सकते थे, पीछे हटना किसी भी भागने के मार्ग को सील कर देगा, जिससे रोहन शर्मा को सामना करना पड़ेगा। एक समय के लिए स्थिति एक गतिरोध तक पहुंचती हुई दिखाई दी। चूंकि यह लियांग मुझे पहचानता है, उसे पता होना चाहिए, हालांकि मैं एकत्रित मूल क्षेत्र में हूं, मेरी आत्मा शक्ति विशाल है, लंबे समय तक चलने वाले मुकाबले में कुशल। मुझे बाहर निकालने का प्रयास करना व्यर्थ है। आने वाले ब्लेडों की लगातार धारा से निपटाते हुए रोहन शर्मा ने आगे तीव्रता से ध्यान केंद्रित किया, चुपचाप विचार करते हुए। उसका जबरदस्त शरीर, मजबूत मेरिडियन और सामान्य मार्शल कलाकारों की तुलना में बड़ा दंतीन ने उसे अपने सहकर्मियों से कहीं बेहतर आत्मा शक्ति की बहुतायत सुनिश्चित की। इसके अलावा उसके भीतर रहस्यमय युद्ध आत्मा, यहाँ तक कि जब साधना में नहीं थी, लगातार प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकालती थी, इसे अपने पूरे शरीर में बहने वाली आत्मा शक्ति में परिवर्तित करती थी। इस प्रकार रोहन शर्मा अंतर्निहित रूप से आत्मा शक्ति को खत्म करने से नहीं डरता था, क्योंकि उसके भंडार असाधारण रूप से गहरे थे। रोहन शर्मा की आत्मा शक्ति समृद्धि और मुकाबले में सहनशक्ति उसके युवा सम्राट शीर्षक के साथ फैल गई थी। निस्संदेह लियांग उसे पहचानते हुए इसे जरूर जानता होगा। धमाका धमाका धमाका। रोहन शर्मा की मुट्ठी लगातार लियांग के खून लाल कृपाण से टकराती रहीं, जबकि वह धीरे धीरे घाटी में और गहराई तक पीछे हट गया। समझा, वह समय को रोक रहा है। तुरंत रोहन शर्मा ने इस रहस्योद्घाटन को समझा, विलंबित बोध पर कुछ परेशानी महसूस करते हुए। त्रुटिपूर्ण बुद्धिमत्ता को देखते हुए यह अत्यधिक संभावना थी कि घाटी में लियांग के अलावा अन्य निर्वाण क्षेत्र मार्शल कलाकार मौजूद थे। लियांग के पिछले शब्द उसके दृष्टिकोण के साथ उसे थकाने और हराने के लिए लगभग लक्ष्य रखते थे, वास्तव में देरी करने वाली रणनीति थी, महाभाला संघ से सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा करते हुए। उस मामले में चलो पहले तुम्हारे साथ निपटें। इस विचार के साथ रोहन शर्मा ने एक गहरी सांस ली, अपने दाहिने ओर तिरछे कदम रखा, एक अचानक मुक्का लॉन्च किया। इस बीच रोहन शर्मा की हरकतों को बाधित करने वाला रक्त रंग ब्लेड प्रकाश उतर गया, उसके अनावरण मुक्का से मिलते हुए। धमाका। एक नीरस टक्कर गूंज उठी क्योंकि रक्त रंग ब्लेड प्रकाश रोहन शर्मा के मुक्का के नीचे टूट गया, लेकिन उसके दाहिने हाथ पर एक कटौती खुल गई, खून आगे बहता है। ये पहली बार था जब रोहन शर्मा लियांग के साथ अपने दौर में घायल हुआ था। रोहन शर्मा की इच्छा को देखा कि अपने परिरोधन के माध्यम से तोड़ने के लिए चोटों को बनाए रखना, लियांग ने महसूस किया कि उसकी रणनीति का पर्दाफाश हो गया था। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया क्योंकि उसने तेजी से अपने कृपाण की स्थिति को समायोजित किया, और अब खून लाल कृपाण पर लाल आत्मा शक्ति तेजी से जल गई, इसे एक उग्र ज्वाला में डूबे ब्लेड में परिवर्तित करते हुए। जैसे ही ब्लेड बदल गया, लियांग ने कृपाण की नोक को जमीन की ओर इशारा किया, इसे रोहन शर्मा की ओर ऊपर की ओर झूलते हुए। अग्नि ज्वाला कृपाण। लियांग की तेज चीख के साथ तीव्र ज्वालाओं से बनी तलवार प्रकाश ब्लेड से ऊपर उठ गया, रोहन शर्मा की ओर शूटिंग करते हुए। साथ ही लियांग के खून लाल कृपाण पर उग्र ज्वालाएं गायब हो गईं, जैसे कि पूरी तरह से ब्लेड प्रकाश द्वारा अवशोषित हो गई हों। झुलसाने वाली ज्वालाओं से जाली उग्र ब्लेड प्रकाश रोहन शर्मा की ओर तेज हो गई, अपने रास्ते के साथ जमीन को चरमराए काली पृथ्वी में जला रहा था। एक आत्मा कौशल, आत्मा शक्ति योद्धाओं की एक युद्ध कला क्षमता। यह अग्नि ज्वाला कृपाण लियांग का दूसरा स्तर निर्वाण क्षेत्र सभी बाहर का प्रहार था। ऐसा ब्लेड प्रकाश का सामना करने वाले एक नियमित आकार मूल क्षेत्र मार्शल कलाकार को केवल एक भाग्य मिलता था, राख में कम होना। हालांकि रोहन शर्मा एक नियमित आकार मूल क्षेत्र नहीं था। उग्र ब्लेड प्रकाश रोहन शर्मा के चेहरे पर अपनी तीव्र लाल रंगत को दर्शाता है, उसके पास तेज हो गया, फिर भी वह अचंभित रहा, केवल अपनी कमर पर एक मुट्ठी को रील करते हुए, क्योंकि आत्मा शक्ति पागलपन से इकट्ठा हुई, उसकी मांसपेशियों ने तनावग्रस्त किया। बाघ गर्जना। जैसे ही उग्र ब्लेड प्रकाश रोहन शर्मा के 1 इंच के भीतर बंद हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जोर से दहाड़ते हुए दोनों मुट्ठी समानांतर के रूप में उसने आगे बढ़कर मारा। शुद्ध सफेद आत्मा शक्ति रोहन शर्मा की मुट्ठी से आगे बढ़ी, एक विशाल बाघ सिर का गठन करते हुए। यह अलौकिक बाघ सिर रोहन शर्मा की मुट्ठी में केंद्रित था, एक अदृश्य बल का उत्सर्जन करते हुए, क्योंकि उसने सिर पर आरोप लगाया, उग्र ब्लेड प्रकाश से टकराया। दहाड़। मुक्का की झोंका सूझ गई, पूरे जंगल में गूंजने वाले एक जानवर सम्राट की दहाड़ के समान। उग्र ब्लेड प्रकाश जो सभी को भस्म करने में सक्षम लगता था, अचानक नष्ट हो गया, दहाड़ से असंख्य चिंगारियों में बिखर गया।
इसके अलावा दहाड़ से अदृश्य बल बिखरे हुए लाल चमक के माध्यम से गुजर गया, सीधे चकित लियांगरेन पर उतरा। उग लाल रक्त लियांगरेन के मुंह से फूट पड़ा क्योंकि उसका शरीर उसके पीछे गुफा में वापस धमाका हुआ। उसके हाथ में खून लाल कृपाण जमीन पर गिर गया। इसके बाद खून लाल कृपाण पर लाल प्रकाश चमका, एक हथेली के आकार की छोटी चाकू और एक लाल धातु क्षेत्र में परिवर्तित होते हुए। उग अचानक रोहन शर्मा कराहा क्योंकि वह जमीन पर घुटने टेक गया, एक मार्शल कलाकार की पकड़ के साथ अपनी छाती को चुटकी लेते हुए। हा, युवा सम्राट, इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? इस बीच लियांगरेन अपने मुंह के कोने पर खून के साथ गुफा की दीवार पर झुका, धीरे धीरे उभरा, जीत से भरी एक अभिव्यक्ति पहनते हुए। निर्वाण क्षेत्र कई युद्ध आत्मा विशेषताओं को जागृत करता है और मेरी ब्लेड आत्मा की संपत्ति आग जहर होना हुआ पक्षाघात को प्रेरित करता है। लियांगरेन जोर से हंसा, घुटने टेकने वाले रोहन शर्मा को देखते हुए। अब तुम्हें अपने अंगों को कमजोर महसूस होना चाहिए, आत्मा शक्ति इकट्ठा करने में असमर्थ, है ना? धमाका धमाका धमाका। बस तब रोहन शर्मा के पीछे झील की सतह 3 बार विस्फोट हुई, 3 आंकड़े ऊंचे छींटे वाले पानी के बीच में से कूदते हुए। क्या यह मेरे लिए है? अपने पीछे मंडराते 3 निर्वाण क्षेत्र ऊर्जा को महसूस करते हुए रोहन शर्मा का दिल अपनी गहराइयों तक डूब गया। फिर भी इस क्षण में एक अस्पष्ट आवाज रोहन शर्मा के कान में फुसफुसाती हुई लगती थी। महाराज, कृपया सहन करें, सुदृढ़ीकरण रास्ते में है। क्या? रोहन शर्मा ने अपनी भौहें से कुढ़ी, चारों ओर देखने के लिए संघर्ष किया, फिर भी उसे कोई अतिरिक्त आकृति नहीं मिली। जो आवाज उसने पहले सुनी थी वह स्पष्ट लग रही थी, लगभग विष के कारण उत्पन्न हुई श्रवण मतिभ्रम की तरह, इसलिए रोहन शर्मा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब उसके सामने ऐसे मामले थे जिन पर वास्तव में उसका ध्यान देने की आवश्यकता थी। जय सिंह और महाभाला संघ। जैसे ही रोहन शर्मा हाँफते हुए सांस लेता रहा और अपनी मुद्रा सीधी की, झील से निकलकर आए तीनों ने उसकी उपस्थिति को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। पास से गुजरते हुए लियांगरेन के पास पहुंचे। पानी के नीचे से निकलने के बावजूद तीनों सूखे और बेदाग रहे। जो तिकड़ी बाद में दिखाई दी वे अपवाद के बिना शाम किनारे वाले लाल वस्त्र पहने हुए थे, जो निर्वाण क्षेत्र के आत्मशक्ति योद्धाओं की आभा बिखेर रहे थे। स्पष्ट रूप से ये तीनों महाभाला संघ के थे, जो इस घाटी में अन्य शिष्य थे। उनमें से 2 सफ़ेद बाल और दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, जिनमें एक भयानक रहस्यमय उपस्थिति थी। रोहन शर्मा ने इस भयानक उपस्थिति को व्यूह रचना गुरु की अनूठी आभा के रूप में पहचाना। स्पष्ट रूप से इन दोनों बुजुर्गों में साधना के लिए सीमित प्रतिभा थी, लेकिन व्यूह रचनाओं में कुछ उपहार प्रदर्शित किया, अपने कौशल को इस दिशा में केंद्रित किया। यहाँ उनकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से रोहन शर्मा के पिता द्वारा स्थापित मुहर को तोड़ने के लिए थी। आखिरकार एक मुहर भी एक प्रकार की व्यूह रचना थी। जहां तक युवा दिखने वाले आदमी की बात है, उसका एक नाजुक पापी चेहरा था जिस पर हल्की मुस्कान थी। फिर भी रोहन शर्मा को यह मुस्कान अत्यधिक नकली लगी। फू यूजियांग, तुम ही थे जिसने देवगिरी संप्रदाय को धोखा दिया। रोहन शर्मा ने सामने खड़े पापी आदमी को घूरा, अपने दांत पीसे। 1 साल पहले जब महाभाला संघ से अंदरूनी सूत्र को नियुक्त किया गया और देवगिरी संप्रदाय छोड़ दिया गया, तो रोहन शर्मा, जिसे उसके गुरु ने वहां लाया था, ने संयोग से अंदरूनी सूत्र को देखा था। वह व्यक्ति उसके सामने पापी आदमी फू यूजियांग के अलावा कोई नहीं था। महाभाला संघ से भेजे गए शिष्य बल और कर्मियों के बारे में झूठी जानकारी की रिपोर्ट करना, फिर खंडहरों की जांच के लिए उसमें घुसपैठ करना, फू यूजियांग का धोखा स्वयं स्पष्ट था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस समय का लड़का आज का प्रसिद्ध युवा सम्राट बन जाएगा। आकार मूल क्षेत्र की साधना, ज्येष्ठ भ्राता लियांग के अग्निविष से मारा गया और फिर भी खड़े होने में सक्षम, प्रभावशाली। नाजुक पापी फू यूजियांग रोहन शर्मा की ओर मुड़ा, प्रशंसा में हल्के से ताली बजाए। क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय तुम ही थे जिसने ज्येष्ठ भ्राता केशव की टीम को धोखा दिया था? फू यूजियांग की प्रशंसा से अप्रभावित रोहन शर्मा क्रोध से भर गया। ज्येष्ठ भ्राता केशव का समूह इतना जबरदस्त था, महाभाला संघ के डोमेन में प्रवेश करने पर मुझे थोड़ी मदद करनी पड़ी। फू यूजियांग हल्के से हंसा, अपने बालों के एक गुच्छे को अपनी उंगली के चारों ओर घुमाया। उसे बुद्धिमान कार्य योजना मेरे साथ साझा करने के लिए किसने कहा, लेकिन दूसरों के साथ नहीं। महाभाला संघ से इनाम के लिए उसे धोखा देने में कोई जोखिम नहीं था। तुम कभी भीख मांगने वाले गली के आवारा थे और यह ज्येष्ठ भ्राता केशव थे जिन्होंने तुम्हें अपनाया, तुम्हें देवगिरी संप्रदाय में लाए और तुम्हें आत्मशक्ति योद्धा बनने में मदद की। उसने तुम्हें भाई की तरह माना, फिर भी तुमने उसे धोखा दिया। रोहन शर्मा फू यूजियांग को घूरते हुए हर शब्द के साथ अपने दांत पीसे। संप्रदाय के भीतर ज्येष्ठ भ्राता केशव का कर्तव्य नए शिष्यों का मार्गदर्शन करना था। 1 साल पहले रोहन शर्मा अपने गुरु के साथ देवगिरी संप्रदाय में नए आए थे, पूरी तरह से ज्येष्ठ भ्राता केशव की देखभाल पर निर्भर थे। इस ईमानदार दयालु भाई का कई जूनियर शिष्यों द्वारा गहरा सम्मान किया गया था। 6 महीने पहले जब ज्येष्ठ भ्राता केशव एक मिशन के लिए महाभाला संघ के क्षेत्र में गए थे, तो यह फूल प्रूफ लग रहा था, फिर भी अप्रत्याशित रूप से एक घात में गिर गया।
देवगिरी संप्रदाय से 46 शिष्यों में से एक भी वापस लौटने के लिए बच नहीं पाया। परिणाम ये था कि फू युजियांग, जिसे वह एक भाई के रूप में मानता था, ने उसे धोखा दिया, जिससे उनकी दुखद नियति हुई। भाई, किसे परवाह है, मैं दिन ब दिन उसकी दयालु नज़र को बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे उसकी दया की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर मैं एक भिखारी था? रोहन शर्मा के शब्दों ने फू युजियांग में तीव्र भावनाएं भड़का दी, जिससे उसका पीला चेहरा हल्का सा लाल हो गया। जानवर से भी बदतर, रोहन शर्मा ने जमीन पर थूक दिया, प्रतिद्वंद्वी को ठंडेपन से घूरते हुए। हा, फू युजियांग जोर से हंसा, फिर रोहन शर्मा पर उपहासपूर्वक सिर हिलाया। एक समझदार पक्षी बैठने के लिए सबसे अच्छा पेड़ चुनता है। देवगिरी संप्रदाय के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करना, महाभाला संघ में लगातार डर में रहना, महाभाला संघ के साथ शरण लेना और जीवन का आनंद लेना बेहतर है। पूर्व साथियों को सच्चाई जाने बिना मरने देने से रणनीतिक जीत का एहसास होता है। फू युजियांग के व्यवहार को देखकर रोहन शर्मा को इतनी घृणा महसूस हुई कि वह उल्टी करना चाहता था। हालांकि बड़वानी नगर देवगिरी संप्रदाय और महाभाला संघ दोनों के क्षेत्रों के करीब था, सीमाओं पर सख्ती से गश्त की जाती थी। योजना को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही फू युजियांग की झूठी रिपोर्टों के कारण, महाभाला संघ द्वारा भेजी गई टीम में एक भी निर्वाण क्षेत्र नहीं था। इसलिए देवगिरी संप्रदाय ने अजीब तरह से सीमाओं पर अपनी गश्त सतर्कता कम कर दी, जिससे इस टीम को फिसलने की अनुमति मिली। देवगिरी संप्रदाय ने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि उनका एजेंट उन्हें धोखा देगा, भेड़ियों के एक पैक को अंदर आने देगा। तार्किक रूप से, ज्येष्ठ भ्राता केशव के साथ, जिसे फू युजियांग एक सच्चे भाई की तरह मानता था, महाभाला संघ के हाथों मरने के साथ अपेक्षा थी कि वह धोखा नहीं देगा। फिर भी देवगिरी संप्रदाय के नेताओं ने फू युजियांग की विश्वासघाती प्रकृति की भविष्यवाणी नहीं की। ज्येष्ठ भ्राता केशव की मृत्यु वास्तव में उसके द्वारा आयोजित की गई थी। अब पीठ में छुरा घोंपा गया, ऐसे सत्य का सामना करते हुए रोहन शर्मा को गहरा दर्द महसूस हुआ। मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ, इस बार की टीम में निर्वाण क्षेत्र में 10 हैं। जहाँ तक आकार मूल क्षेत्र का सवाल है, 100 हैं। फू युजियांग उपहास किया, रोहन शर्मा को देखते हुए, यहाँ तक कि तुम्हारे युवा सम्राट के अप्रत्याशित रूप से दिखाई देने से भी कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा तुम्हें मारना एक बड़ी उपलब्धि होगी। ये सुनकर रोहन शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। अगर यह वास्तव में फू युजियांग के दावे के अनुसार था, तो बड़वानी नगर के पास उसके सामने कोई मौका नहीं था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि रोहन शर्मा लियांग रेन के अग्निविष से विषग्रस्त था, यहाँ तक कि अपने शिखर पर भी वह 10 निर्वाण क्षेत्र मार्शल कलाकारों का सामना नहीं कर सकता था। भले ही उसका शरीर मजबूत था और उसका युद्ध कौशल भयानक था, वह केवल आकार मूल क्षेत्र में था, वास्तव में केवल 1 साल से अधिक समय तक साधना की थी। फू युजियांग, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ झील के नीचे खंडहरों को खोलने में। इस विचार के साथ रोहन शर्मा ने एक गहरी सांस ली और फू युजियांग को ईमानदारी से संबोधित किया। ओह, झील के नीचे खंडहरों के बाहर की मुहर ने उन्हें परेशान किया था। रोहन शर्मा के दावा करने पर फू युजियांग को दिलचस्पी हुई कि उसके पास एक समाधान था। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। जब तक तुम अभी एक रक्त शपथ खाते हो, ये सुनिश्चित करते हुए कि बड़वानी नगर में किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए खंडहरों पर मुहर खोल दूंगा। रोहन शर्मा के अनुरोध को सुनने के बाद फू युजियांग ने अविश्वास में सिर हिलाया। चूंकि तुम एक रक्त शपथ का सुझाव देते हो, तुम्हें धोखा देकर मुहर खोलने की कोशिश करना असंभव हो सकता है। दुर्भाग्य से ये सौदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा प्राथमिक कार्य ये परिवार को नष्ट करना और परिवार प्रमुख ये नानिक्सन को मारना है। तो तुम अब शांति से मर सकते हो क्या? रोहन शर्मा की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं, फू युजियांग को कदम दर कदम करीब आते हुए घूरते हुए। वह समझ नहीं पाया कि प्राथमिक कार्य ये नानिक्सन को मारना क्यों था। रोहन शर्मा पूरी तरह से कांप गया, पूरी तरह से अनिच्छुक महसूस करते हुए। क्या वह आज यहाँ मरने जा रहा था? अंकल ये को फांसी देते हुए देखना, पूरे ये परिवार और बड़वानी नगर को नष्ट करते हुए। उसने अभी तक अपने माता पिता को ये सुसमाचार देने के लिए ढूंढा नहीं था कि वह साधना कर सकता है, न ही ये शिन के साथ फिर से मिला था, न ही अपने गुरु के विष को साफ किया था। इतने सारे कार्य अधूरे छोड़ दिए गए और अब वह ऐसे दुष्ट हरामी के हाथों मरने वाला था। जितना अधिक रोहन शर्मा ने सोचा, उतना ही वह परेशान हो गया। अंत में क्रोध में गर्जना करने के लिए अपना सिर ऊंचा किया। मैं तैयार नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ। हा, जितना चाहो चीखो, भले ही तुम अपने फेफड़ों को बाहर निकाल दो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। रोहन शर्मा की दहाड़ सुनकर फू युजियांग जीत के साथ हंसा। टकराव, 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 श्याम गरुड़ सेनापति का आगमन। लेकिन उस क्षण में रोहन शर्मा के पीछे से धातु के टकराने की आवाज़ गूंज उठी। जैसे ही रोहन शर्मा पीछे के उपद्रव के कारण धीरे धीरे मुड़ा, उसने हैरानी में अपने सामने घने, अचानक दिखाई देने वाले सेना को देखा। कम से कम 1000 की यह भारी बख्तरबंद टुकड़ी अचानक अपने बाएं सीने पर अपनी मुट्ठी पटकी, एक घुटने पर झुक गई। उनकी गूंजती हुई चीख पूरी घाटी में गूंज उठी। जय महाराज!
इस भारी बख्तरबंद 1000 आदमी की सेना के सामने एक कमांडर सेनापति खड़ा था। सेनापति चांदी के कवच में ढका हुआ था, उसके पीछे एक चमकीला लाल चोगा लहरा रहा था। कवच पर श्याम गरुड़ प्रतीक था। श्याम गरुड़ चांदी के कवच वाले सेनापति का एक पीला, सुंदर चेहरा था, एक युवा आइडल की तरह। हालांकि उसके ऊपरी होंठ पर एक जोड़ी मूंछें थीं, आंखों में एक तेज चमक थी जो आसमान को वेधती हुई लगती थी, और उसका पूरा शरीर एक मजबूत, भारी आभा बिखेर रहा था। इस श्याम गरुड़ चांदी के कवच वाले सेनापति ने अपना भाला जमीन में गाड़ दिया, फिर अचानक रोहन शर्मा के सामने घुटने टेक दिए, अपना गरुड़ कवच उतारा और क्रोध से अपने सिर को जमीन पर 3 बार पटका। महाराज, ये तुच्छ सेनापति तुम्हें बचाने में बहुत देर कर दी और 10,000 बार मरने के योग्य है। मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं कि महाराज अपना फैसला रोके, जब तक कि मैं शाही अधिकार का उल्लंघन करने वाले का वध न कर दूं, तब मैं तुरंत अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करने के लिए आत्महत्या कर लूंगा। बोलने के बाद श्याम गरुड़ चांदी के कवच वाले सेनापति ने माथे को जमीन पर रखकर इसी स्थिति में रहा, रोहन शर्मा के फैसले का इंतजार करते हुए। रोहन शर्मा हक्का बक्का रह गया, अपने सामने सब कुछ देखकर आंखें फाड़ रहा था, यहाँ तक कि वह भूल गया कि वह जीवन और मृत्यु की स्थिति में था। फू युजियांग, जो रोहन शर्मा के करीब आ रहा था, भी हक्का बक्का रह गया। उसका मूल रूप से आगे बढ़ता हुआ आंकड़ा वहीं जम गया, अपने सामने झुकती हुई सेना को हैरानी से घूरते हुए। पहाड़ी पर लियांग रेन और महाभाला संघ के 2 बुजुर्ग व्यूह रचना गुरु आत्मशक्ति योद्धा सब कुछ देखकर हक्का बक्का रह गए। क्या हो रहा है? इस घाटी में अचानक एक सेना कैसे दिखाई दी? देवगिरी संप्रदाय के युवा सम्राट के सामने घुटने टेककर महाराज का जाप करते हुए। युवा सम्राट का शीर्षक केवल रोहन शर्मा के शिक्षक के कारण था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में एक सम्राट था। बात यह थी, उनके सामने ये 1000 आदमी की सेना, प्रत्येक में आकार मूल क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर एक आभा थी। जमीन पर झुका हुआ सेनापति एक दमनकारी शक्ति बिखेर रहा था जो उनकी आभाओं को दबा रहा था, शक्ति के साथ स्पष्ट रूप से उनसे कहीं अधिक थी। जय सिंह। अपने सामने झुके हुए सेनापति को देखकर रोहन शर्मा ने एक गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को शांत किया और पूछा। श्याम गरुड़ चांदी के कवच वाले सेनापति, जो मूल रूप से जमीन पर लेटा हुआ था, रोहन शर्मा की आवाज सुनकर अचानक अपना सिर ऊपर उठाया, शर्म और उत्साह दोनों के साथ उसे घूरते हुए। ये तुच्छ सेनापति उपस्थित है। श्याम गरुड़ चांदी के कवच वाले सेनापति से प्रतिक्रिया सुनकर रोहन शर्मा मूर्खता से हंसा, स्वर्ग मुझे नहीं छोड़ता, हा 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 हा। हंसने के बाद रोहन शर्मा की आंखें तेज हो गईं क्योंकि उसने फू युजियांग और अन्य लोगों की दिशा में इशारा किया। जय सिंह, मेरा आदेश सुनो, उस पीले चेहरे वाले को जिंदा पकड़ो और अन्य तीनों को मार डालो। अन्य सभी सैनिक, पूरी घाटी में झाड़ू लगाओ, बिना दया के हर जीवित चीज को मार डालो। जय सिंह और उसके पीछे 1000 भारी बख्तरबंद सैनिक एक साथ उठे, रोहन शर्मा को एकजुट होकर दहाड़ते हुए। तुम्हारे आदेश से। जिस पल आवाज गूंज उठी, सेनापति जय सिंह, श्याम गरुड़ चांदी के कवच में ढके हुए, पहले ही जमीन से अपना भाला निकाल चुके थे और तुरंत फू युजियांग के सामने दौड़ पड़े। भाले की छाया चमकी और फू युजियांग के प्रतिक्रिया करने से पहले उसके हाथ पैर भाले की छाया से वेध दिए गए, 4 खूनी छेद छोड़कर। फिर वह उसकी ओर आने वाले भाले के शाफ्ट से सिर के पीछे मारा गया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। लियांग रेन और महाभाला संघ के 2 बुजुर्ग व्यूह रचना गुरु आत्मशक्ति योद्धा इस दृश्य से हैरान रह गए। फू युजियांग था आखिरकार निर्वाण क्षेत्र के 3रे स्तर पर, फिर भी अचानक दिखाई देने वाले श्याम गरुड़ चांदी के कवच वाले सेनापति ने उसके हाथ पैर को अक्षम कर दिया और उसे एक पल में बेहोश कर दिया। ये कैसे संभव है? लियांग रेन ने अपने सामने दृश्य पर सदमे में चिल्लाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज की उपस्थिति में तुम जोर से चीखने की हिम्मत करते हो? केवल उसी के लिए तुम 1000 मौतों के हकदार हो। लियांग रेन को जोर से चीखने की हिम्मत करते हुए देखकर जय सिंह को बहुत अपमानित महसूस हुआ, उसका पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया। धिक्कार है दुष्ट, वर्षा नाशपाती भला फूल। जय सिंह क्रोध में दहाड़ते हुए उछल पड़ा, उसके हाथ में भाला गायब हो गया। इसके स्थान पर आसमान से भाले की छाया की एक बारिश नीचे गिर रही थी, नीचे की ओर झूलती हुई। लियांग रेन और महाभाला संघ के 2 बुजुर्ग व्यूह रचना गुरु आत्मशक्ति योद्धा झूलती हुई भाले की छाया में पकड़े गए, तुरंत टुकड़ों में टूट गए। पहाड़ की दीवार उनके पीछे गिर गई, गुफा के प्रवेश द्वार को सील करते हुए। ये सब पूरा करने के बाद जय सिंह जमीन पर उतरा, मुड़ा और जल्दी से रोहन शर्मा के पास चला गया। ये तुच्छ सेनापति ने महाराज के लिए साहसी देशद्रोहियों को हल कर दिया है और अब प्रायश्चित करने के लिए आत्महत्या करेगा। बोलने के बाद जय सिंह ने अपना भाला जमीन में गाड़ दिया और अपने माथे पर मारने के लिए अपना हाथ उठाया। इस स्थिति को देखकर पहले से शांत रोहन शर्मा का भाव तेजी से बदल गया क्योंकि उसने जल्दी से चिल्लाया, जय सिंह रुको। रोहन शर्मा की चीख ने जय सिंह की दाहिनी हथेली को, जो उसके माथे पर निशाना लगा रही थी, तेजी से रोक दिया। फिर वह तेजी से फिर से घुटने टेक दिया। महाराज कृपया क्रोधित न हो, मैं तुम्हें दोष मुक्त करता हूँ, जल्दी से खड़े हो जाओ। रोहन शर्मा ने सख्ती से आदेश दिया, तुमने मेरी खतरनाक स्थिति को हल किया।
तुम न केवल दोष रहित हो, बल्कि तुमने भी महान योग्यता हासिल की है। तुम्हें अपनी जान लेने से मना किया जाता है, मैं तुम्हें जीने का आदेश देता हूँ, क्या तुम समझते हो? जय सिंह, आंखों में आंसू के साथ, रोहन शर्मा को आभारपूर्वक 3 बार दंडवत प्रणाम किया। महाराज की महानता, ये तुच्छ सेनापति श्रेय लेने की हिम्मत नहीं करता। ठीक है, जल्दी से खड़े हो जाओ, रोहन शर्मा ने जय सिंह को उठने का संकेत दिया। अतीत के खेल का रहस्योद्घाटन। जय सिंह के अपने आदेश का पालन करने और खड़े होने के बाद रोहन शर्मा ने उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। रोहन शर्मा को उसे देखते हुए देखकर जय सिंह तुरंत अपनी छाती बाहर निकालकर सीधा खड़ा हो गया। अपने सामने रोहन शर्मा को इस शाम गरुड़ चांदी के कवच वाले सेनापति के साथ परिचित और अपरिचित दोनों महसूस हुआ। परिचित क्यों? वह दिखाई देने पर तुरंत सेनापति का नाम क्यों जानता था, यहाँ तक कि उसके चरित्र को भी समझता था। क्योंकि उसके सामने जय सिंह वही अंगरक्षक सेनापति था जिसे रोहन शर्मा ने अपने पिछले जीवन से आभासी राष्ट्रीय युद्ध खेल रहस्यमय साम्राज्य में व्यक्तिगत रूप से बनाया था। जहां तक उन 1000 भारी बख्तरबंद सैनिकों का सवाल है, वे केवल रहस्यमय साम्राज्य खेल में सबसे निचले स्तर के सैनिक थे जिन्हें पदाति कहा जाता था। पिछले जीवन में रोहन शर्मा ने सभी सैन्य प्रौद्योगिकी को उच्चतम स्तर पर अपग्रेड किया था। यहां तक कि सबसे निचले स्तर के पदाति भी भारी कवच पहनते थे। पूर्व जीवन का आभासी राष्ट्रीय युद्ध खेल खिलाड़ियों के लिए जनरल को एकत्रित और संशोधित करने, सैन्य प्रौद्योगिकी विकसित करने और अपने रहस्यमय साम्राज्य का प्रबंधन करने और फिर अन्य खिलाड़ियों के साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अपने पिछले जीवन में एक विशाल भाग्य विरासत में मिलने के बाद रोहन शर्मा शारीरिक रूप से अक्षम था और इस तरह इन खेलों में गहराई से लीन हो गया, एक कुख्यात धन योद्धा बन गया, पूरी तरह से अपने जगत पर हावी हो गया। अपनी शारीरिक स्थिति के कारण रोहन शर्मा ने न तो लड़कियों के साथ सामाजिक संबंध बनाया और न ही जुआ खेला, उसका एकमात्र मनोरंजन ये खेल था। दूसरों के लिए उसके द्वारा खर्च किया गया पैसा खगोलीय लगता था, जिससे एक ही जगत पर साथी खिलाड़ी उसे धन योद्धाओं के बीच युद्ध का देवता कहते थे। रोहन शर्मा के जगत पर खिलाड़ियों को पूरी तरह से हरा दिया गया था, जिससे समय के साथ जगत खाली हो गया। फिर भी रोहन शर्मा ने जगत नहीं बदला, अपने जगत में बना रहा जब तक कि क्षेत्र पूरी तरह से उसी के नहीं थे, जिससे उसे जगत पर सभी संसाधनों पर विशेष नियंत्रण मिला। परिणाम ये था कि उसका भारतवर्ष साम्राज्य रहस्यमय साम्राज्य खेल वेबसाइट पर सभी खेल रैंकिंग में सबसे ऊपर बना रहा। खेल में जनरल से संबंधित गेम प्ले अपने मूल स्तर पर जनरल को एकत्रित करने, एक उन्नत स्तर पर जनरल को संशोधित करने और अपने शिखर पर खरोंच से जनरल को बनाने तक था। जय सिंह रोहन शर्मा द्वारा एक कस्टम डिज़ाइन किया गया जनरल था, जो आधिकारिक जनरल रैंकिंग पर शीर्ष स्थान भी रखता था। उनका चरित्र साम्राज्य के सम्राट के प्रति अटूट वफादारी, अइमेंस शक्ति और लड़ने के लिए एक प्यार था जो सम्राट के सम्मान को सबसे ऊपर मानता था। अतिरिक्त रूप से वह एक विकासात्मक जनरल था, जिसका स्तर साम्राज्य में सम्राट के स्तर से निर्धारित होता था। जय सिंह, जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से डिज़ाइन और तैयार किया था, रोहन शर्मा के बेटे के समान था, वह कैसे अपरिचित हो सकता था? फिर भी रोहन शर्मा को अजनबी क्यों महसूस हुआ? क्योंकि जय सिंह कुछ अस्पष्ट कारणों से उसके सामने जिंदा खड़ा था और उससे बातचीत कर रहा था। पिछले जीवन में पृथ्वी पर सभ्यता के तेजी से विकास के बावजूद, जहां वास्तविक दुनिया के समान आभासी वास्तविकता खेल हेलमेट पहनकर एक्सेस किए जा सकते थे। हालांकि रहस्यमय साम्राज्य में जनरल और सैनिक पूरी तरह से आभासी थे, बुद्धिमत्ता और जीवन की कमी थी, केवल खिलाड़ियों के आदेशों और पूर्व निर्धारित सेटिंग्स के अनुसार कार्य करते थे। इसके अलावा उनका संवाद आधिकारिक और खिलाड़ी सेटिंग्स के साथ कठोर रूप से संरेखित था। लेकिन उसके सामने जय सिंह वास्तव में जिंदा लगता था, मांस, रक्त और स्वतंत्र विचार वाला एक जीवित प्राणी। क्या ऐसा हो सकता है कि खेल से जय सिंह इन पदाति के साथ, मेरे साथ इस दुनिया में पार हो गए हैं, बुद्धिमत्ता और जीवन प्राप्त करते हुए? रोहन शर्मा अनंत रूप से सोचा, अगर ऐसा है तो वे कहाँ से दिखाई दिए? मनन करते समय रोहन शर्मा ने देखा कि फू युजियांग, जो सामने थोड़ी दूरी पर बेहोश हो गया था, अचानक झटका स्पष्ट रूप से होश में आ रहा था। जय सिंह, मुझे याद है कि मैंने तुम्हारे थैले में एक सत्य औषधि रखी थी। क्या तुम्हारे पास अभी भी है? अचानक एक प्रेरणा ने रोहन शर्मा के दिमाग को मारा, जिससे उसने जय सिंह से पूछा। इस तुच्छ सेनापति के थैले में 3 बोतलें बची हैं। जय सिंह ने रोहन शर्मा के पूछने पर जल्दी से जवाब दिया। एक बोतल निकालो और उस आदमी को प्रशासित करो, रोहन शर्मा ने कहा, क्योंकि उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया, आगे धीरे धीरे जागते हुए फू युजियांग को इशारा करते हुए। आपके आदेश से। जय सिंह ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को अपनी बाएं छाती के खिलाफ मारा, मुड़ा और फू युजियांग की ओर चला गया। जय सिंह को अपने निर्देशों का पालन करते हुए, एक औषधि की बोतल निकालते हुए और अर्धपारदर्शी तरल को फू युजियांग के मुंह में डालते हुए देखकर रोहन शर्मा ने कई चीजों की पुष्टि की। पहला, पिछले गेमिंग अनुभव में उसने नगर प्रमुख को मैं के रूप में संदर्भित करने के लिए सेट किया, क्योंकि उसने खुद को मैं के रूप में संदर्भित करना अजीब पाया था।
हालांकि ऐसी सेटिंग्स को यादृच्छिक रूप से जारी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि भले ही उसने एक जनरल को खुद बनाया, फिर भी एक सिस्टम लागू चरित्र विशेषता हो सकती है। जनरलों के पास एक वफादारी प्रणाली थी, और अगर किसी जनरल के पास प्राचीन रीतियों का सम्मान करने की एक मजबूर प्रकृति थी, तो वे रोहन शर्मा की सेटिंग से नाराज होंगे। इस प्रकार उनके वफादारी मूल्य को कम करेंगे, जिससे साम्राज्य से विद्रोह और अलगाव होगा। दूसरा, खेल में प्रवेश करने वाला हर खिलाड़ी यादृच्छिक रूप से एक अद्वितीय गुण प्राप्त करेगा। रोहन शर्मा का भाग्य असाधारण था। रहस्यमय साम्राज्य खेल में 3 सर्वोच्च गुणों में से एक चक्रवर्ती महिमा प्राप्त करना। इस अद्वितीय गुण में केवल एक प्रभाव था, जो ये था कि साम्राज्य में कोई भी खेल प्राणी, चाहे जनरल, सैनिक या युद्ध पशु, इस गुण के साथ एक खिलाड़ी के गुट में शामिल होने पर अधिकतम वफादारी बनाए रखेगा और कभी कम नहीं होगा। अपने पिछले जीवन में खेल के शुभारंभ पर यादृच्छिक रूप से इस गुण को प्राप्त करने पर एक अन्य मोगुल ने 50 मिलियन के लिए अपने चरित्र को खरीदने की कोशिश की थी, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था। इस प्रकार रोहन शर्मा को किसी भी सेटिंग को जारी करने के बारे में कोई संकोच नहीं था, जो फरमानों के समान थे। इसके अलावा रोहन शर्मा ने यह अटकल लगाई कि यह बहुत संभावना थी कि यह गुण भी उसके साथ पार हो गया था। तीसरा, पिछले खेल में जनरलों के पास कई वस्तुओं को ले जाने के लिए अपनी थैला जगह थी। सत्य औषधि ने पकड़े गए दुश्मनों को सच बोलने की अनुमति दी। अपने पिछले जीवन में रोहन शर्मा ने 3 बोतलें जयसिंह के थैले में संग्रहित कीं। पुनर्जन्म में उसका पालन करते हुए जयसिंह के पास एक थैला और औषधि थी, जो अनुभव औषधि और लाल और नीला अर्क से संबंधित थी। रोहन शर्मा ने अपने दिल में एक चौंकाने वाले तथ्य का अनुमान लगाया। ये संभावना थी कि उसके साथ इस दुनिया में केवल जयसिंह और 1000 सैनिक ही नहीं थे। रहस्यमय साम्राज्य, पहला साम्राज्य जिसे उसने पिछले जीवन में रहस्यमय साम्राज्य खेल में तैयार किया था, भारतवर्ष साम्राज्य, संभवतः उसके साथ इस दुनिया में पार हो गया था और एक असाधारण परिवर्तन से गुजरा था।